Hello students, welcome back to another section of economics, sectors of Indian economy. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है। हमने देखा था गवर्नमेंट जो है वो मनी स्पेंड कर सकती है, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करना चाहिए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए ताकि जो पीपल विलेज में रहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, दाल मिल सेटअप करना, कोल्ड स्टोरेज, ये सारे बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, और भी बहुत सारे तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि स्कूल सेटअप करो, अगर स्कूल सेटअप करोगे तो आपको पता है स्कूल सेटअप किया मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पियोन्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टाफ होता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो आपके रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर आप देखोगे वहां पर क्लीनिंग के लिए आते हैं स्कूल में, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वॉचमैन को मिलता है। तो स्टूडेंट जहां पर एक स्कूल थी वहां पर आप 20 to 30 स्कूल स्टार्ट कर दोगे वो एरिया में, तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? वैसे ही रेस्टोरेंट अगर ओपन होगी तो वहां पर भी वेटर्स होते हैं, फिर आप देखोगे डेस्क पे कोई बैठा होता है, कैशियर होता है, फिर शेफ होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी स्टूडेंट। क्लियर? वैसे ही यहाँ पर जितना जितना आप देखोगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स है, मतलब वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होती है। सो एक स्टडी है, a study conducted by planning commission estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. तो स्टूडेंट्स प्लानिंग कमीशन एक कमिटी है, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया कि 20 लाख जॉब्स जो है वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में है। मतलब अगर एजुकेशन सेक्टर और ज्यादा बढ़े अच्छे से तो 20 लाख जॉब कहीं नहीं गई, ज्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब स्टूडेंट्स इसे नरेगा बोलते हैं, इसे महात्मा गांधी के नाम से बोला गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इट इज नोन एज मनरेगा। ये शॉर्ट फॉर्म है इसे याद रखने के लिए, नरेगा, मनरेगा। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, उसी लिए एक एक्ट बनाया है। बराबर स्टूडेंट्स? रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर लोगों को काम करना है फिर भी काम नहीं मिलता है, इसलिए क्या किया है हमने, एक ऐसा एक्ट बनाया है जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड कर सके। गारंटी मतलब श्योरिटी, 100% श्योरिटी दे सके कि हाँ ये एक्ट से बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग जो है उन्हें जॉब मिलेगी। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स? 2005 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखते हैं कि ये क्या है। ये द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स एक लॉ बना दिया कि राइट टू वर्क मतलब एवरीवन हैज द राइट टू वर्क। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप डिनाई कर सको काम के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा। सो ये जो मनरेगा का एक्ट है ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हो चुका था, मतलब इसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका था और फिर उसके बाद और 130 डिस्ट्रिक्ट में ऐड हो गया, मतलब टोटल 330 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया स्टूडेंट। अब इसके अंडर है क्या कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम, इसमें ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है एक्ट है उसमें क्या कवर होता है वो देखते हैं स्टूडेंट। जो भी पर्सन आप देखोगे रूरल एरिया में, जो भी पर्सन जो काम करने के लायक है, who are able to work, या फिर कोई काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है स्टूडेंट, पर्सन बहुत अच्छा है, वो काम कर सकता है एंड वो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा स्टूडेंट। जैसे कि अर्बन एरिया की बात करो ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल एजुकेटेड है बट वो ढूंढ भी रहे हैं जॉब लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। तो वैसे ही रूरल एरियाज में जो काम कर सकते हैं एंड जिन्हें जरूरत है काम की, उन्हें गवर्नमेंट क्या दे रही है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक साल में दे रही है स्टूडेंट। क्लियर? समझो आपका ये एग्जांपल ले लो, आप विलेज के एक मेंबर हो या फिर बोल सकते हो पर्सन हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप कर सकते हो, अपने पोटेंशियल है बराबर, आप ढूंढ भी रहे हो जॉब,
लेकिन आपको मिल नहीं रही है, सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपको क्या देगी, वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देगी साल में। मतलब 365 डेज होता है ना साल में, उसमें से 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देगी। समझ गए? तो बाकी का आपको बोल सकते हो कि 365 में से 100 का, तो 265 डेज का ही जोल आपको करना है कहीं से काम करके। 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिन का पैसा गवर्नमेंट आपको देगी। एंड अगर गवर्नमेंट आपको पैसा न दे पाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट यही हुआ कि उसको एम्प्लॉयमेंट देना है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब पैसा नहीं दे पाई, सैलरी नहीं दे पाई, वेज नहीं दे पाई दिन का, तो उसके अलावा उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इट इज वन एंड द सेम। अगर वो भूल गई तो उसको पैसा देना ही है गवर्नमेंट को। क्लियर? तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्ट के अंडर हमने देख लिया, जो रूरल एरियाज में जितने भी घर है, हाउस होल्ड है, क्या किया जाता है, उन्हें अश्योर्ड डेज, 100 अश्योर्ड डेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक साल में। एंड गवर्नमेंट अगर वो भूल गई देना, गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, it will give unemployment allowance to the people. तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको रीड करती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। The central government in India made a law implementing right to work. करेक्ट? एक लॉ बना दिया कि राइट टू वर्क सबका क्या है, ओके, काम करना। It was started in 200 districts, later extended to 130 districts, मतलब total 330. Now under this Manrega Act, or you can say Narega Act of 2005, all those who are able to and are in need of work, correct? किसी कोई कर सकता है एंड वो जरूरतमंद हो स्टूडेंट, उसे 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एक साल में 100 दिन मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। एंड इफ गवर्नमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, it will give unemployment allowances to the people of rural area. Students, ये सिर्फ रूरल की बात है, इसमें अर्बन कवर नहीं होता ये एक्ट में। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे स्कोरी है। आप देखोगे तो आपके बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, एंड 5 मार्क्स के लिए आता है, 5 के 5 आपके हाथ में होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट? मैं आपको अगर बोलूं कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, मतलब आप वेल बिहेव्ड हो, बहुत ही अच्छे हो, करेक्ट? अगर मैं आपको बोलूं अरे आप अनऑर्गेनाइज्ड हो एकदम, मतलब आप कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे हो, आप जरा भी अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, उसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Organized sector is registered under government, whereas unorganized sector is not registered under government. अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड है मतलब कोई ध्यान रखने वाला रहेगा कि नहीं ऑर्गेनाइज पे? यस। तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। जैसे कि एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, अंबानी हो या कोई भी कंपनी, किसी की भी कंपनी हो, वो सारे अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर अच्छे से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके काम कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड रहेंगे गवर्नमेंट के अंडर। अनऑर्गेनाइज्ड वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता, वो इलीगली काम करते हैं हमेशा। अब सेकेंड, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स जो है ना स्टूडेंट्स, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब बहुत अच्छा सेक्टर है, तो वहां के वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड वालों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। फिर ऑर्गेनाइज की बात करें तो मंथली सैलरी उनको रेगुलरली मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी की बात करो, अगर रिलायंस की बात करूं मैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट। तो वहां के वर्कर्स जो है रिलायंस के, उन्हें मंथली सैलरी एंड रेगुलर सैलरी दी जाती है। ऐसा नहीं कि 1 मंथ दिया, 2nd मंथ नहीं दिया, 3rd दिया, 4th नहीं दिया, ऐसा नहीं। एंड अनऑर्गेनाइज की बात करो ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर वर्कर्स को डेली वेजेस देते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, आप ग्रोसरी शॉप में गए रहोगे, आप समझो आटा लेने गए, वहां पर आटा लेने गए, मैगी लेने गए, क्लियर? तो वहां गए तो आपने देखा होगा कि जो कैशियर, जो ओनर होता है ना, वो वहां पर टेबल, वहां पर ऐसे चेयर पे बैठा हुआ रहता है, सिर्फ बिलिंग करता है। एंड काम करने वाले 2-3 इंसान लोग होते हैं जो जो क्या होता है, किसके अंडर होते हैं, वो ओनर के अंडर होते हैं। वो उनको बोलते जाएगा, अरे आधा किलो ये पैक करो, 1 किलो ये पैक करो, तो उन्हें वो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, वो जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं।
ना उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है। कल उठ के अगर उसका धंधा कम हो गया, ओनर का ग्रोसरी शॉप बंद होने वाली है, तो उन्हें निकाल देगा। उनको डेली वेजेस मिलते हैं, मंथली नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज कल उठ के अगर वो भाग गए, वो वर्कर्स भाग गए, तो पैसा चला जाएगा ना उसका। यस, तो उनको डेली वेजेस मिलता है स्टूडेंट्स। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंस्ट्रक्शन साइड भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होती है। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज में देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ओनर एज वेल एज वर्कर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब रिलायंस वाले भी फॉलो करते हैं एंड वहां के जो वर्कर्स है दे आल्सो फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अनऑर्गेनाइज में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, ओनर भी नहीं करता वो ग्रोसरी शॉप का, ना वर्कर्स फॉलो करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज में स्टूडेंट्स बेनिफिट्स है, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, पेड लीव, मेडिकल बेनिफिट्स कि अरे आप बीमार हो तो आप नहीं आओगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा। ऐसा अगर रिलायंस में आप काम कर रहे हो, आप बीमार हो, करेक्ट, आपको कुछ ट्रीटमेंट के पैसे चाहिए तो वहां से मिलता है, प्लस आपको पेड लीव मिलते हैं। पेड लीव मतलब आप छुट्टी लो लेकिन आपकी सैलरी पे की जाएगी। आप छुट्टी लोगे तो कट नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये ग्रोसरी शॉप के जो वर्कर है, लेबर वर्कर जो है, वो अगर उनके ओनर को बोलेंगे अरे हमें छुट्टी की जरूरत है, हमारी बीवी बीमार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर वो 4-5 दिन नहीं आएंगे तो 4-5 दिन का ओनर सैलरी कट करके देता है। समझे स्टूडेंट्स? तो उनको 5 दिन का पैसा नहीं मिलता, ना उन्हें सैटरडे संडे ऑफ होता है जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज में होता है। तो वर्कर्स को यहाँ पर जरा भी बेनिफिट्स नहीं मिलता। वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड हियर। ऑर्गेनाइज में जैसे रिलायंस में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, सुबह 10 बजे आने का, 5 बजे निकल जाने का शाम को, बराबर। अब यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज में देखोगे तो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड हियर। समटाइम्स वर्कर्स वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स स्ट्रेट। आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूसली काम करवाते हैं, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स तक भी काम करवाते हैं। It is also called as organized sector because it has some formal process and procedures. Organized क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन क्या ग्रोसरी स्टोर वाले को कोई प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं। तो यहाँ पर कोई फॉर्मल प्रोसेसेस नहीं है। ऑर्गेनाइज में वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, खुद का केबिन मिलता है, एसी होता है, लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है एंड बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज में ऐसी वर्किंग कंडीशन जरा भी फेवरेबल नहीं होती, मतलब वर्कर्स के टूवर्ड्स फेवरेबल नहीं होती, हमेशा वर्कर्स की बैंड बजती है यहाँ पर। तो वर्किंग कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत सारे आपको दिए हैं, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, 5 आपको अच्छे से लिखना है, बट आई सजेस्ट कि आप इसे याद रखो, 5 से 7 याद रखो, 5 मत रखो, 7 याद रखो, तो इजी है। रजिस्ट्रेशन शॉर्ट में कैसे याद रखोगे? रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट, सेकेंड जॉब सिक्योरिटी, थर्ड रेगुलर सैलरी, फोर्थ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिफ्थ बेनिफिट्स, सिक्स्थ वर्किंग आवर्स, सेवेंथ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स एंड 8 वर्किंग कंडीशन। स्टूडेंट्स 8 पॉइंट्स हो गए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आप इसे रिवाइज कर लेना एक बार। लेट्स मूव टू द अदर। Who are these vulnerable people who need protection? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है ना, Who are these vulnerable people जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो ये जो भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं, they need some kind of protection, वरना उनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ओनर्स क्या करेंगे? उनको हरास करेंगे, उनसे जबरदस्ती ओवर टाइम काम करवाएंगे एंड सैलरी वेजेस वगैरह नहीं देंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड पे काम करते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। अब रूरल एरियाज में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए एंड अर्बन एरियाज में किसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हम देखेंगे। तो इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ, मतलब रूरल एरियाज में अगर आप बोलोगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन आते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो है ये, that is the landless agriculture, that is landless agricultural मतलब जिनके पास लैंड नहीं है, जो दूसरों के फार्म में काम करने जाते हैं एक्सेट्रा, बराबर। अब सेकेंड हम देखेंगे लेबरर्स। लेबरर्स वही हुए स्टूडेंट्स जो दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत ही कम लैंड है,
जिससे वो अपने फैमिलीज को सस्टेन नहीं कर पा रहे। शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस मतलब आप कारपेंटर्स देखोगे, वीवर्स है, ब्लैकस्मिथ है, गोल्डस्मिथ, ये सारे भी स्टूडेंट्स जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है एंड ये भी अनऑर्गेनाइज्ड में ही काम करते हैं। कभी भी इनके ओनर्स जो है वो उन्हें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अर्न मोर। अब स्टूडेंट्स अर्बन की बात करते हैं, तो अर्बन में आप देखोगे, पता है हेड लोड वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उन्हीं जो होती है उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फिर कचरा उठाते हैं रोड पे, प्लास्टिक की बोतल्स आपने देखी रहेगी कितनी पड़ी होती है रोड पे, तो रैग पिकर्स होते हैं, उसको हम रैग पिकर्स बोलते हैं। तो रैग पिकर्स है, फिर हेड लोड वर्कर्स है, फिर गारमेंट मेकर्स जो कपड़े बनाते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर कपड़ों की दुकान बंद हो गई तो उनका जो काम है वो बंद हो जाएगा। फिर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में लोग इन्वॉल्व होता है, जब तक ट्रेड चला, ट्रांसपोर्ट चला, तब तक उनकी लॉटरी, वरना निकाल देंगे। जरूरत नहीं रहा, अगर बोल सकते हो वो ओनर की इनकम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ओनर की, करेक्ट, कोई कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन की, उनको इनकम नहीं मिल रही है, तो अपने वो लेबर्स को भी क्या करेगी, निकाल देगी। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी स्टूडेंट्स यही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब तक प्रॉफिट में है तब तक रखेगी, फिर जब उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो क्या करेगी, लोगों को जॉब से निकालते जाएगी। क्लियर? तो अर्बन एरियाज में क्या है, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब रोड पे जो बैठते हैं ना स्टूडेंट्स, सब्जियां लेके, फिर बिस्किट्स का पैकेट लेके एक्सेट्रा, तो स्ट्रीट वेंडर्स। हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स एंड रैग पिकर्स, तो ये सारे पीपल जो है, काइंड ऑफ पीपल, दे आर सेड टू बी the most vulnerable people in unorganized sector of urban areas. तो स्टूडेंट ये रूरल एंड ये अर्बन, इसमें से आप थोड़े बहुत इसे याद कर लीजिएगा। एंड हमें यही सारे लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, आप कैसे दोगे इनको प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स? वो रैग पिकर्स है, फिर गोल्डस्मिथ है, फिर आप देखोगे लैंडलेस लेबरर है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, फिर कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स, फिर वर्कर्स ऑफ यू कैन से दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सब आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? मैं इनको काम दूंगी और प्रोटेक्ट करूंगी, बराबर, मैं इनको जॉब सिक्योरिटी रखूंगी एंड आई विल प्रोटेक्ट देम, बराबर। तो स्टूडेंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, कैसे इन्हें करेंगे, ये देखते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी तो आप रेगुलर वर्क दो उन्हें प्रॉपर वेजेस दो, लिमिटेड वर्किंग आवर्स रखो, उन्हें बेनिफिट्स दो एंड वर्किंग फैसिलिटीज अच्छी दे दो, करेक्ट स्टूडेंट्स? तो जो सारी चीजें हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की डिफरेंशिएशन में देखा, वही सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिवली बतानी है, समझे आप? मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसका उल्टा लिखते थे, जैसे कि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है तो हमें वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी देनी है, तो ऐसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, here comes the distinguish between public and private sector। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर क्या होता है एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है, जो प्राइवेटली अपने कंपनी को ओन करती है, एक ही इंडिविजुअल ओन करता है या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, उसे हम प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो उसे मैनेज करते हैं या फिर गवर्नमेंट मैनेज करती है, उसे हम पब्लिक बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब पब्लिक सेक्टर जो होगा स्टूडेंट्स मतलब गवर्नमेंट, क्या वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है? नहीं, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है। आप रिलायंस देखोगे एक्सेट्रा, जितने भी हमारे ये बिरला वगैरह आप देखोगे जो कंपनीज है, ये सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर है एंड वो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती है। उनका मेन एम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय
गवर्नमेंट, क्लियर। एंड प्राइवेट सेक्टर को कौन कंट्रोल मैनेज करता है स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल, मतलब कोई प्राइवेट ओनर, जैसे कि रिलायंस का अंबानी, बराबर। फिर नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, दैट इज बोल सकते हो द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पीपल, एंड द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी टू द पीपल, बराबर। दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर ही देता है, लेकिन गवर्नमेंट उसे खरीद के फिर हम तक पहुंचाता है। वैसे ही हम देखेंगे कि ये सेक्टर क्या करता है? कंज्यूमर गुड्स लोगों तक पहुंचाता है। तो प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट्स कंज्यूमर गुड्स पहुंचाता है, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज फैसिलिटीज देता है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल तो आपको पता ही है, इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल। पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट की होती है, इंडियन रेलवेज भी गवर्नमेंट का है। प्राइवेट में मेट्रो, रिलायंस, टिस्को एक्सेट्रा, ये सारी जो इंडिविजुअल ओन करते हैं उसे हम प्राइवेट में डालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कैसे याद रखोगे इसे? द फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर दैट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय, सेकंड द मेन एम, थर्ड फैसिलिटीज, फोर्थ एग्जांपल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट मैनेज करती है, एम है पब्लिक वेलफेयर, फैसिलिटीज देना उसका काम है, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी लोगों तक पहुंचाना, एग्जांपल्स इंडियन रेलवेज। प्राइवेट कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मेन एम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। एंड ये सेक्टर्स जो है, ये प्राइवेट सेक्टर, वो गुड्स पहुंचाते हैं लोगों तक, सर्विसेज नहीं पहुंचाते। कुछ सर्विसेज भी पहुंचाते हैं बट मेनली कंज्यूमर गुड्स पहुंचाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टिस्को एक्सेट्रा। So students, this was all about today's session. Thank you so much.